दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी क्राइम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आज की ये कहानी आपकी रूह कँपा देगी, क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है और इस घटना को भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवंशी और आप देख रहे हैं क्राइम की एक नई कहानी। दोस्तों, दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील साहनी अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ रहता था। सुशील शर्मा भारत की एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, जुलाई 1995 में सुशील साहनी ने कोई ऐसा कांड कर दिया था जिसको भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना जाने लगा। और इस घटना के बाद हर एक इंसान की रूह कांप गई ये घटना जानने के बाद। तो दोस्तों, बात है 2 जुलाई सन 1995 की एक शाम की, जब सुशील साहनी अपना सारा काम ख़त्म करके शाम को अपने घर वापस लौटता है। और लेकिन जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बेबी नैना साहनी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। और जैसे ही वो सुशील साहनी को देखती है तो नैना बिल्कुल चुप हो जाती है और यहाँ पर नैना साहनी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। और जब नैना साहनी फ़ोन रख देती है तब सुशील साहनी पूछता है नैना साहनी से कि किसका फ़ोन था, जिसके बाद नैना साहनी कहती है सुशील से कि ये रॉन्ग नंबर था। इसके बाद इतना कहकर वो नैना चली जाती है किचन में, जिसके बाद सुशील को हो जाता है नैना पर शक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुशील पहले से ही नैना पर कॉलेज के एक दोस्त के साथ में रहने का शक करता था कि वो उसको चीट कर रही है और अपने दोस्त से प्यार करती है नैना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नैना के उस दोस्त का नाम करीम था। सुशील ने कई बार करीम से पूछताछ की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नैना से प्यार करते हो। लेकिन यहाँ पर करीम कहता है कि नैना साहनी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। तो दोस्तों, जिस दिन सुशील साहनी ने देखा था कि नैना साहनी फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, जैसे ही वो किचन में चली जाती है नैना, तो सुशील वो फ़ोन को फिर से रिडायल करता है। और यहाँ पर जैसे ही सुशील साहनी रिसीवर को अपने कान में लगाता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि फ़ोन में दूसरी तरफ करीम ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुशील गुस्से में फ़ोन रख देता है और भागकर पहुँच जाता है नैना के पास और नैना से कहता है सुशील कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो दोस्तों, यहाँ पर नैना अपनी बात रखती है सुशील के सामने और जैसे ही ये तर्क सुनता है सुशील, तो सुशील को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है नैना के ऊपर। और इसी पल भर के गुस्से ने बहुत कुछ चेंज कर दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय किचन के गेट के पास खड़ी थी नैना और उसी के जस्ट सामने खड़ा था सुशील। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले सुशील अपना पिस्टल निकालता है जो कि लाइसेंसी होता है और नैना के ऊपर 3 लगातार फायर कर देता है। तो दोस्तों, एक गोली तो छत पर लगती है, दूसरी नैना साहनी के सिर पर लगती है और तीसरी लग जाती है नैना के गर्दन पर। तो दोस्तों, गोली लगते ही नैना साहनी की मौके पर ही हो जाती है मौत। तो दोस्तों, जब नैना की मौत हो जाती है तब सुशील को एहसास होता है कि उससे ये कितना बड़ा पाप हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर सुशील ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो भी सुशील ने किया है वो गुस्से में हो गया। इसका पहले से सुशील ने कोई भी प्लान नहीं किया था। जिसके बाद सुशील साहनी बैठ जाता है उस लाश के पास और खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगता है और उसको लग रहा होता है कि अब वो भी नहीं बच पाएगा। जिसके बाद सुशील शर्मा चला जाता है अंदर और अंदर से एक बहुत ही बड़ा पॉली बैग लेकर आता है अपने साथ और आसपास खून के धब्बों को साफ करता है। उसके बाद नैना की लाश को उठाकर उस पॉली बैग में डाल देता है सुशील। पहले तो फ्लैट के बाहर आता है सुशील और देखता है फ्लैट के चारों तरफ कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं। जब सुशील देखता है कि घर के आसपास कोई नहीं है, तब नैना को घसीटते हुए वो लाता है अपनी कार के पास और सुशील उस लाश को रख देता है कार की डिग्गी में। जिसके बाद सुशील गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी में घूमता रहता है अपनी बीबी नैना की लाश के साथ, क्योंकि सुशील शर्मा अभी तक सिर्फ सोच ही रहा था कि आखिर वो इस लाश का करे तो करे क्या। जिसके बाद सुशील साहनी ने इतना बुरा किया नैना की लाश के साथ, जिसको देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब सुशील साहनी कार चला रहा था तब उसको इसी बात का डर था कि कहीं चेकिंग ना हो जाए कार की, कहीं पुलिस गाड़ी को चेक ना कर ले। तभी आ जाती है सुशील साहनी के दिमाग में एक आइडिया। जिसके बाद सुशील साहनी अपनी कार घुमाता है और पहुंच जाता है आरटीओ पुल, क्योंकि यहाँ पर सुशील साहनी सोच रहा होता है कि वो अपनी पत्नी नैना साहनी की लाश को आरटीओ पुल से नीचे फेंक देगा, क्योंकि आरटीओ पुल के नीचे से जमुना नदी बहती थी। अगर वो नदी में फेंक देगा तो लाश बह जाएगी। जिसके बाद सुशील साहनी अपनी कार को पुल के साइड में खड़ी करता है। जिसके बाद सुशील देखता है कि इतनी रात होने के बावजूद पुल पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है।
इसीलिए सुशील बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, क्योंकि सुशील बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता था और यही कारण था कि लोग सुशील को जानते भी थे। जिसके बाद सुशील साहनी डर के मारे अपना इरादा बदल देता है। जिसके बाद सुशील वहां से अपनी गाड़ी घुमाता है और वापस कन्नौट प्लेस पहुंच जाता है और सीधे पहुंच जाता है अपने रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों यही वो बगिया रेस्टोरेंट था जिसमें तंदूर कांड का अंजाम दिया गया था। जिसके बाद सुशील जाता है अपने होटल और वहां पर गाड़ी पार्क करता है और दौड़ते हुए सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तो दोस्तों जैसे ही अंदर पहुंचता है सुशील तो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि उस समय रात का 10 बज चुका था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो होटल था उसका हेड था केशव, जो कि सुशील का बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिसके बाद सुशील तुरंत ही पहुंच जाता है केशव के पास और केशव को तुरंत ही रेस्टोरेंट बंद करने के लिए बोलता है और कहता है केशव से सुशील कि तुम किसी को भी खाना मत दो, सबसे यही कह दो कि खाना हो गया है ख़त्म। तो दोस्तों जैसे ही केशव ये बात सुनता है तो चौंक जाता है और कहता है अभी तो खाना पड़ा है और लोग भी अभी आ रहे हैं। जिसकी बात सुशील गुस्सा जाता है और गुस्से में कहता है केशव से कि नहीं, सबको अभी के अभी बाहर निकालो। तो दोस्तों सुशील का गुस्सा देखकर केशव को बात समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जिसके बाद केशव नए ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता और जल्दी से उन लोगों को भी बाहर निकाल देता है जो लोग खाना खा रहे थे। जिसके बाद रेस्टोरेंट की सारी लाइटें भी बंद कर दी जाती हैं और इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है। जिसके बाद इस रेस्टोरेंट में सिर्फ सुशील और केशव ही बचे थे। जिसके बाद सुशील सारी सच्चाई बता देता है केशव को और सुशील यहाँ पर बताता है केशव को कि मुझसे मेरी पत्नी का कत्ल अपने हाथों से हुआ है और मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना है। जिसके बाद कहता है सुशील केशव से कि ये लाश के टुकड़े किसी को भी ना मिले, इस वजह से हम लाश को तंदूर में ही जला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही केशव ये बात सुनता है तो केशव बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो सुशील का पुराना दोस्त था इसीलिए वो मदद करने की सोचता है सुशील की। जिसके बाद केशव और सुशील दोनों कार से निकालते हैं नैना साहनी की लाश को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस होटल के एक कोने में बहुत ही बड़ा तंदूर लगा हुआ था और इसी तंदूर में उस दिन रोटी बनाकर सभी लोगों को खिलाई भी गई थी, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी बहुत सारी आग बाकी थी। जिसके बाद केशव और सुशील पकड़कर उस लाश को डाल देते हैं तंदूर में, लेकिन तंदूर में इतनी आग पर्याप्त नहीं थी जिससे कि एक डेड बॉडी जल सके। जिसके बाद आग को तेज करने के लिए ये लोग तंदूर में कागज, पोस्टर और रद्दी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं जल रही थी। जिसके बाद केशव सुशील से पास में पड़ा बटर मांगता है और सुशील बर्तन में पड़े बटर को उधर फेंक देता है तंदूर के अंदर, लेकिन जैसे ही तंदूर में फेंका गया बटर को तो आग अचानक से जलने लगती है और साथ ही साथ नैना साहनी की बॉडी भी जलने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर सुशील साहनी जो है वो लाश को बहुत जल्दी जलाना चाहता था, इसीलिए उसने पास में रखा और ज़्यादा बटर डाल दिया उस तंदूर में। इस वजह से आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रेस्टोरेंट के बाहर लपटें दिखाई पड़ने लगी लोगों को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस रेस्टोरेंट के बाहर अनारा नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। उस औरत ने जब आग को देखा तो उसको लग रहा था कि इस रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अनारो जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी तो वहाँ से अब्दुल नज़ीर नाम का एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर वो अनारों की बात सुनकर रुक जाता है और भागकर दौड़कर दीवार पर चढ़कर देखता है। वो देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और 2 आदमी खड़े हैं उस आग के पास। अब्दुल जब आगे बढ़ रहा होता है तभी केशव आ जाता है अब्दुल के सामने। तो अब्दुल कहता है कि अंदर कोई आग लगी है। तो कहता है केशव कि नहीं, आग नहीं लगी, हम कुछ पुराने पेपर्स और रद्दी जला रहे हैं। जिसके बाद अब्दुल कहता है थोड़ा ध्यान से, कहीं आग ना लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है तो उसे बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है अजीब प्रकार की, जैसे किसी के मांस को और किसी के बालों को जलाया जा रहा हो। जिसके बाद अब्दुल नज़ीर को शक हो जाता है केशव और उस आदमी के ऊपर, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भागते हुए जाता है धक्का मारते हुए अंदर सीधा। जिसके बाद जब अब्दुल नज़ीर तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नज़ीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं नज़ारा देखकर, क्योंकि अब्दुल नज़ीर को तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई पड़ रहा था। वो घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फ़ोन करता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तब तक सुशील साहनी वहां से भाग चुका होता है और पुलिस आकर जब उस आग को बुझाती है तब तक नैना साहनी की आधी से ज़्यादा लाश जल चुकी हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस समय पुलिस सुशील को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन केशव को पकड़ लेती है पुलिस और उस लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है पुलिस। इसके बाद जब मजलूम करीम को इस घटना की जानकारी मिली वो दौड़कर आता है लाश के पास और लाश में सिर्फ उंगलियां ही बची थी,
जब वो उंगलियों को देखता है तो मजलूम पहचान लेता है कि हाँ यही नैना साहनी है। जिसके बाद सुशील साहनी अपने हुलिये बदलता रहता है और इधर से उधर भागता रहता है, लेकिन आखिरी में पुलिस दबोच लेती है सुशील साहनी को और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया और सुशील साहनी को फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी कत्ल करने की, बल्कि अचानक से हुआ था ये कत्ल गुस्से में। तो दोस्तों ये थी आज की क्राइम की सच्ची घटना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने कहानी अंत तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।